हेलो कैटलिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला लेक्चर आप सब लोगों ने देखा ही है। चलो अब उससे आगे थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। तो लगा दीजिए टाइटल पीरियोडिक टेबल। मैं आपको यहाँ पूरा लिखवा देता हूँ, आपको याद रख लेना है भैया, पूरा लिखवा देता हूँ, आपको याद रख लेना है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले एलिमेंट से साथ। पहले तो टाइटल लगा दीजिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यहां मैं स्टार्ट करता हूं। पहला कौन आएगा भैया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। चलो इसको मैं जाने देता हूं, क्योंकि यहां हमें छोटे से बोर्ड में बहुत कुछ लिखना है भैया। सीजियम एंड बाद में आएगा फ्रांसियम। ये पहली बात हो गई। आप यहाँ आप मेरे साथ लिखते ही जाना भैया, मेरे साथ ही आपकी बुक में लिखते ही जाना। फिर यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये बात हो गई। फिर यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आता है भैया? फिर यहाँ पे आता है हमारा डी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है ना, ये डी ब्लॉक है। यहाँ पे आएगा डी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा भैया? पहला स्कैंडियम, यहाँ पे होगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट। फिर मैं पूरा लिखवा दूंगा, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ ना वैसे वैसे आप भी लिखते जाओ। फिर मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ पे क्या आता है? जिंक। ये कौन सी एलिमेंट है भैया? 3D के एलिमेंट है ना ये सभी, 3D के। अभी लिख लेना, मैं आपको पूरा नाम के साथ लिखवा दूंगा। अभी वीडियो पॉज करके आपको सब कुछ लिखवा दूंगा। ये 3D के एलिमेंट है। फिर बात आती है किसकी भैया? 4D के एलिमेंट की। यहाँ पे क्या आता है? यट्रियम, फिर जिरकोनियम, फिर कौन सा आता है? नियोबियम, फिर यहाँ पे आता है मोलिब्डेनम, यहाँ पे आता है टेक्नीशियम। कौन सा आता है? टेक्नीशियम। यहाँ पे आता है रुथेनियम, रहोडियम, RH, रहोडियम। यहाँ पे आता है पैलेडियम। फिर कौन सा आएगा भैया? कॉपर। यहाँ पे यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, Ag, सिल्वर। यहाँ पे कौन सा आता है? कैडमियम। यहाँ पे आता है कैडमियम। यहाँ पे ये 4D के। अब मैं बात करता हूँ 5D के एलिमेंट्स की। 5D के एलिमेंट्स की Ta, टेंटेलम, टंगस्टन, यहाँ पे रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड Hg, मर्क्यूरी। ये बात हो गई भैया डी ब्लॉक के बारे में। 3D, 4D और 5D, 6D की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखो। जब वो हम F ब्लॉक में लिखेंगे, किसमें? F ब्लॉक में ज़रूरत पड़ेगी तब। यहाँ इतना लिखो। तो यहाँ बात हो गई डी ब्लॉक की। फिर कौन सा आता है भैया? फिर आप जानते हैं ना, फिर आता है हमारा P ब्लॉक। फिर कौन सा आता है? P ब्लॉक आता है ना। तो उसमें P ब्लॉक में क्या होता है? यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्या आता है? थेलियम। बोरॉन के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फिर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ।
फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। फिर आता है फ्लोरीन। कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर आता है यहाँ पे कौन सा आएगा भैया? हाइड्रोजन के पास डायरेक्ट यहाँ पे आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। फिर क्या आएगा भैया? रेडॉन। ये बात हो गई पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में भैया? पीरियोडिक टेबल के बारे में। आइए मैं आपको यहाँ पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। छोटा छोटा है लेकिन पूरा दिखाई दे रहा है। अब हम पहले तो इसको क्या कहते हैं, पहले तो आइए तो देखो तो भैया, इसमें टोटल नंबर ऑफ, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ आपको लिखवा दूं। यहाँ पे मैंने इसे कह दिया फर्स्ट वन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7। ये जो 7 डिजिट आए, 7 नंबर हमें मिले, ये 7 नंबर मिले, उसे हम कहते क्या है भैया? 7 नंबर जो मिले ना, उसे हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने होते हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये बात हो गई पीरियड्स के बारे में। ये सारी जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, वर्टिकल लाइन दिख रही है, उसे मैंने यहाँ इससे को कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते जाना भैया। यहां पे आ गया 10 नंबर, 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, इसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं ब्लॉक। क्या कहेंगे हम? ब्लॉक। तो टोटल ब्लॉक कितने आए? अरे बताओ, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक आए कितने? तो कि यहां मैं लिख सकता हूं कि ब्लॉक मुझे मिले 18। ब्लॉक कितने मिले? 18। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले से सबका नाम भी कहता जाता हूं आपको, आप आपकी बुक में लिख लेना, पूरा नाम लिख लेना। पहला है हाइड्रोजन, ये तो जानते ही हैं आप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। स्कैंडियम, टिटेनियम, ये डी ब्लॉक के पहले एलिमेंट। बच्चे थे ना भैया, हम जब बच्चे थे ना 8 और 9 क्लास में भी पहले 13 एलिमेंट तो पढ़ाते हैं, वो तो आपको आना ही चाहिए। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक आ गया। कॉपर एंड जिंक आ गया। फिर यहाँ 4D के एलिमेंट्स की बात करते हैं। यट्रियम, इसे कहते हैं जिरकोनियम। ये है नियोबियम, मोलिब्लेडम, टंगस्टन, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। लास्ट वन क्या है? कैडमियम। यहाँ लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये बात हो गई भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको लिखवा देता हूं पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से वाले भैया? पी ब्लॉक के एलिमेंट। देखो पी ब्लॉक के एलिमेंट देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ Tl होगा ना भैया, यहाँ पे क्या होगा? Tl, थेलियम यानी Tl होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये तो सबको मालूम होगा, ये तो सबको मालूम होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये बात हो गई।
इतना तो आपको आना ही चाहिए, फिर आगे की ज़रूरत होगी वो वहाँ ज़रूरत होगी तब लिखेंगे, लेकिन अभी इतना ही लिखो भैया, अभी इतना ही लिखो, सारे के सारे नाम लिख दो। मैं आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाऊंगा, सब कुछ यहाँ पीरियोडिक टेबल में ही लिखेंगे। आपको यहाँ पता चल गया ना टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं ये आपने देख लिया। जो पहला और दूसरा ब्लॉक है उसे हम क्या कहते हैं भैया, एस ब्लॉक। पहला और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक, ये दोनों को हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये आप सब लोग जानते ही है, एस ब्लॉक आ गया। अब मुझे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ना, चलो पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, यहाँ मैं आपको एक समझाना हूं, पहले लिख लेना। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट वन क्या आएगा, अरे फ्लोरीन बाद में यहाँ लिखता हूँ ना, नियॉन और सोडियम, नियॉन और सोडियम। चलो मुझे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसके लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता होगी। अगले लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था, ऑर्बिटल की, जो आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसका एनर्जी ऑर्डर 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s, 3d। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा भैया। तो यहाँ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो क्या 1s1 होगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। हीलियम की, हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आप जानते हैं एस ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं भैया, 2। तो यहाँ से 1s2 हो जाएगा इसके लिए क्या होगा, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s1। चलो ये तो पहली पूरी कंप्लीट हो गई लिथियम में, ये कंप्लीट हो गई, फिल हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s में, तो ये चला गया 2s में। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं भैया, तो कि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यहाँ 1s2 2s2 हो जाएगा। बोरॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ पे 1s2 2s2। चलो ये दोनों फिल हो गई भैया, ये इसमें भी 2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एक और बचा है बोरॉन को, बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2p1, कहाँ चला गया, p ऑर्बिटल में चला गया। कार्बन में आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें गए, 2 2s2, यहाँ पे क्या आएगा 2p2, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2p में चले जाएंगे। ठीक वैसे ही नाइट्रोजन की क्या आएगी, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की क्या आएगी भैया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन की क्या आएगी, जानते हैं ना, 1s2 2s2 2p5। चलो ये बात हो गई किसकी भैया, फ्लोरीन तक। अब मैं यहाँ बात करता हूँ नियॉन के बारे में। नियॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1s2 2s2 और 2p6 चेक कर लो, सभी ऑर्बिटल फुल हो गई और नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन भी सेटिस्फाई। बात आती है सोडियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। 1s2 2s2 2p6। चलो ये तो कंप्लीट हो गई, यहाँ तक ये पहली 3 तो कंप्लीट फिल हो गई। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उससे आगे की जो एनर्जी वाली ऑर्बिटल है उसमें, तो यहाँ पे 3s1 आएगा। तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ सोडियम के लिए कि भैया नियॉन लिख दूँ। क्या लिख दिया मैंने, नियॉन, यानी कि इतनी इलेक्ट्रॉन तो नियॉन में आ ही गई। बाद में आएगा 3s1, बाद में क्या गया 3s1। चलो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ
आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे? समझना ध्यान से मेरी बात। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं वो समझने के लिए एक ही बात याद रखो, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। क्या भैया? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है ना, उसे हम कहेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पहले से ही चेक करता हूं, पहले से ही हम चेक करते हैं। इसमें ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन से ही चेक करते हैं। मैं यहां लिखता हूं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं ना ये बताना। हाइड्रोजन में भैया एक ही है, वो खुद आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, तो यहां मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिख दूं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के लिए बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भैया एक ही ऑर्बिटल है, तो वो क्या होगी? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के है? आउटर मोस्ट के। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिथियम में देखो एक 1s2 है और 2s1 भी है। 1s2 और 2s1। तो अब मुझे बताना कि ये दोनों में आउटर मोस्ट किसे कंसिडर करेंगे? आउटर मोस्ट किसे कंसिडर करना है? तो कि भैया जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होना, तो किसका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा? तो कि या भैया 2 है ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइन करता है। ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है। दोनों में कौन सा हाईएस्ट है? तो कि भैया 2। तो ये जो 2s वाली ऑर्बिटल है ना, 2s1, वो होगा हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 आई, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट क्या आई? 2s1। बात करते हैं बेरिलियम की, तो यहाँ पे 1s2 है और 2s2 भी है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी होगी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कि भैया जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है वो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 2s1, 2s2, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मैं लिख रहा हूँ? वो इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? अब बताओ मुझे क्या आएगा? 1। जिन्होंने यहाँ पे लिखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, सॉरी दोस्तों आप गलत हो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा हो वो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल होगा। ये जो आप यहां से लिखे ना, आपने जहां से यहां से लिखा ना कि सिर्फ यहां से आपने ऐसा देख के लिख दिया कि पी, लेकिन पी तो भैया है क्या? पी तो सब सेल है एक, पी तो एक सब सेल है, और हमें चाहिए देखना क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। तो यहाँ तो ये दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो ये दोनों कहाँ पे आएंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। दोनों कहाँ पे आते हैं? तो आउटर मोस्ट में। तो इसकी आउटर मोस्ट 2s2 2p1 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? 3। आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ कार्बन के पास। कार्बन के पास ये दोनों भी आउटर मोस्ट में है, तो 2s2 2p2, यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक वैसे ही चलो अब यहाँ मैं लिखता नहीं, समझे। यहाँ पे नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। कौन सी ऑर्बिटल होगी? ये दोनों ऑर्बिटल 2s2 और 2p3, ये दोनों आउटर मोस्ट है। इसमें ऑक्सीजन में ये दोनों आउटर मोस्ट है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है ये दोनों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक वैसे ही यहाँ देखो ये 2s2 और 2p6 ये दोनों आउटर मोस्ट है। सोडियम की मैं बात करूं, अब बताओ मुझे सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? तो यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ आया? अरे कौन सा आया? 3। ये तो 2 है,
तो ये सिर्फ 3 वाला ही हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए क्या आएगी, 3s आएगी। सोडियम के लिए क्या आएगी भैया, 3s आएगी। चलो तो पहले से मैं आपको, यह आपकी बुक में लिख लेना भैया, ये आपकी बुक में लिख लेना। पहले से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाते हैं, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पहले से मैं यहाँ आपको लिखवा दूँ। हाइड्रोजन के लिए मुझे लिखना है, चलो हाइड्रोजन के लिए मुझे लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या लिखना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखूंगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है हमें। तो इसके लिए क्या आएगी जानते हैं ना, हाइड्रोजन के लिए क्या आएगी, तो कि भैया 1s1 आएगी, 1s1 आएगी ना, 1s1 आएगी। चलो लिथियम के लिए लिखनी है अब, लिथियम, चलो ये वर्टिकल लाइन में ही लिखते जाते हैं। लिथियम के लिए क्या आएगी, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, तो यहाँ आउटर मोस्ट कौन सी आई, 2s1 आएगी। वहां हमने लिखा ना, वहां 2s1 आगे हमने लिखा है कि लिथियम में 2s1 आती है। फिर सोडियम में कौन सी आएगी भैया, सोडियम में आउटर मोस्ट, सोडियम में देखो ना इधर, सोडियम में आउटर मोस्ट कौन सी है, 3s1 है। सोडियम में आउटर मोस्ट 3s1 है। तो यहाँ मैं सोडियम के लिए बात करूँ तो 3s1 आएगी। फिर पोटेशियम के लिए क्या आएगी, 4s1 आएगी। रुबिडियम के लिए 5s1 आएगी। सीजियम के लिए 6s1 आएगी। और फ्रांसियम के लिए क्या आएगी, फ्रांसियम के लिए आएगी 7s1। ये बात हो गई किसकी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कैसे आया, आया कैसे, इधर देखो ना, यहाँ देखो तो इसका पीरियड नंबर क्या है, हाइड्रोजन का पीरियड्स नंबर कौन सा है, 1, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 आया। लिथियम का पीरियड नंबर 2 है, तो ये इसका प्रिंसिपल नंबर भी 2 आया। इसका सोडियम का पीरियड नंबर 3 है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम आउटर मोस्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s, यानी कि ऐसा कह सकते हैं जो भी पीरियड में है उसका आउटर मोस्ट का प्रिंसिपल क्वांटम वही आएगा, उसका आउटर मोस्ट का प्रिंसिपल नंबर वही आएगा। तो इन शॉर्ट 100 बात की एक बात मैं यहाँ आपको लिखाना चाहूँ, ये पूरी की पूरी बात, ये पूरा ब्लॉक है ना, उसके लिए यदि मैं आपको यहाँ लिखाना चाहूँ कि तो क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ मैं आपको ऐसा लिखवा सकता हूँ कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, NS1, हाँ कि ना, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है भैया, NS1 आएगी ना, क्योंकि यहाँ 1s1, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बात आ गई आपको समझ में कि यहाँ आउटर मोस्ट जो है वही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। बात करते हैं ये बेरिलियम के बारे में, किसके बारे में भैया बात करनी है, बेरिलियम के बारे में बात करनी है। तो आप जानते हैं भली भांति कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इसकी बेरिलियम सेकंड नंबर का है ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s2 यही था। ये चेक करते हैं, इधर रहा बेरिलियम, देखो बेरिलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, 2s2 है, 2s2 बेरिलियम में। तो वहां मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ही लिख रहा हूँ 2s2। फिर बात आती है ये मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में कौन सा आएगा, 3s2, यहाँ पे कौन सा आएगा, 4s2, यहाँ पे 5s2, यहाँ पे 6s2, यहाँ पे 7s2। बहुत कॉमन चीज़ है भैया, बहुत ही आसान कॉमन चीज़ है। तो ये बात हो गई सेकंड ब्लॉक के बारे में, सेकंड ब्लॉक के बारे में। तो सेकंड ब्लॉक की आपको लिखनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखनी है भैया, सेकंड ब्लॉक के लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो NS2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NS2। और आप जानते हैं ये जो पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक है ना, ये पहला और दूसरा ब्लॉक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। लिखते जाना भैया, ये बेसिक है, जानता हूं आप सबको आता है, लेकिन फिर भी लिखना ही है आपको। चलो ये बात हो गई। और ये बात भी जानते हैं ना कि ये जो पहला ब्लॉक है, पहला ब्लॉक, इसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, पहला ब्लॉक को हम अल्कली मेटल कहते हैं।
और ये जो सेकंड ब्लॉक है इसे हम अल्कलाइन ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन ब्लॉक कहते हैं। सेकंड ब्लॉक अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गई, ये पहली अल्कली अर्थ मेटल हो गई। तो ये एस ब्लॉक की बात यहाँ पे खत्म हो गई, इस ब्लॉक की बात खत्म हो गई। अच्छे से जान गए ना आप एस ब्लॉक में क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में भैया? डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो ये आप जानते हैं ये 3D की मेटल है, ये 4D की मेटल है, ये 5D की मेटल है। ये किसकी मेटल है? 3D 4D और 5D की मेटल है। तो मैं यहाँ आपको एक हिंट देता हूँ। चलो पहले मुझे लिखना है किसके बारे में? 21 नंबर स्कैंडियम के बारे में। स्कैंडियम के बारे में मुझे लिखना है। तो आप जानते हैं ना 21 नंबर यानी कि पहले तो आर्गोन आएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से जानते हैं। पहले क्या आएगा? आर्गोन आएगा। फिर क्या आएगा? फिर आती है 2 ऑर्बिटल 3D और 4s। 3D और 4s। तो आप मुझे बताओ 3D और 4s में से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पहले तो 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं ना, 20। तो यहाँ में मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D और 4D। यहाँ एनर्जी ऑर्डर मुझे बताओ, 3D और 4s का एनर्जी ऑर्डर बताओ मुझे। चलो क्या आएगा इसका एनर्जी ऑर्डर? ये दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी? उसके लिए n+l वाला रूल, n+l अप्लाई कर दो। यहाँ n+3+2 आएगा, यहाँ 4+0 आएगा। 3+2 यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी भैया? कम होगी। तो यहाँ पे 4s आएगा, बाद में क्या आएगा? 3D आएगा। 4s बाद में क्या आएगा? 3D। ये एनर्जी ऑर्डर तो जान गई है ना आप। अब मैं क्या कहता हूँ समझना। अब मैं क्या कहता हूँ, 2 4 6 यानी कि टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बचे? 21 है, उसमें से 18 निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। 3 इलेक्ट्रॉन को 2 इधर चले जाएंगे, 1 इधर आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो ये बात हो गई किसकी भैया? डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में ये दोनों का कौन से है भैया? आउटर मोस्ट 4s2 3d1। क्योंकि यहाँ अब जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है, वो कहाँ पे आएगा? डी ऑर्बिटल में आएगा। D1 D2 D3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाता हूँ डी ब्लॉक की, मेरे साथ लिखते जाना। यहाँ आ जाओ, चलो आ जाओ, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आप देखा ना वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ स्कैंडियम में 4s2 3d1 4s2 3d1। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलो मेरे साथ ही लिखते जाना 4s2 3d1। फिर यहाँ पे 22 नंबर है तो क्या आएगा? 4s2 3d2। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाना है भैया, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाना है। लेकिन जहाँ एक्सेप्शनल आएगा वहाँ मैं आपको रोक दूंगा। यहाँ पे आ गया तो 4s2 यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसको उल्टा लिखना है आपको। कैसे? 3d1 4s2 ऐसे लिखो ना, सभी पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ इसका क्वांटम नंबर ज़्यादा है ना, इसलिए इसको पीछे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 3d3 4s2। यहाँ पे क्या आएगा? 3d4 4s2। ऐसा आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि यहाँ समझना ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन 4 थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 5 हो गई, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम। ऐसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, समझना। तो ये दोनों में से कौन सी सही है क्रोमियम के लिए, उसका पता हम लगाएंगे यहाँ से। कहाँ से? तो कि भैया पहले 3d4 थी ना, d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, और एक इसमें बन गई d5,
तो ये दोनों में मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? तो मैं कहता हूँ D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ D5 यानी कि वो हाफ कंप्लीट हो गई, हाफ फिल हो गई। ये D5 है ना, ये हाफ फिल्ड हो गई, हाफ फिल्ड हो गई ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में आप 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और आप भली भांति जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यदि वो फुल फिल है और हाफ फिल्ड है तो वो दूसरी यादि इत्यादि से वो मोर स्टेबल हो सकती है। तो यहाँ D5 है जो D4 से मोर स्टेबल है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एस में से डी ऑर्बिटल में आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक लिखाना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भैया? 3d5 4s1। तो यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सेप्शनल है, इसकी एक एक्सेप्शनल है, वो आपको यहाँ सर्कल कर लेना है। चलो अरे एक बात, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है ना, उसको हम कुछ अलग पेन से ही लिखते हैं ना। चलो इसको अलग पेन से लिखते हैं, 3d5 4s1, ये हो गई एक्सेप्शनल। बाकी तो सभी यहाँ कॉमन है। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अब इस ये दोनों में ही देखो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आओगे तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, किस में जाएगा? तो कि भैया वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d5 4s2 में, s ऑर्बिटल में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो D5 मोर स्टेबल है ना, D5 क्या है? मोर स्टेबल है। फिर बढ़ते हैं आगे, इसमें 3d6 4s2। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो d ऑर्बिटल में ऐड होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो d ऑर्बिटल में ऐड होगा। और अच्छे से आप एक बात बता दूं, ये s ब्लॉक, d ब्लॉक, p ब्लॉक, f ब्लॉक, उसको हम ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा कहते क्यों है भैया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसके हिसाब से ये सभी को डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें देखो डी ऑर्बिटल से, उसमें तो एस ब्लॉक वाले हैं ना, वहाँ आगे वाले उसमें तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐड हो रहा है उसके हिसाब से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये डी ब्लॉक के, चलो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ आएगा 3d7 4s2, 3d7 4s2। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3d8 4s2, 3d8 4s2। आगे बढ़ो, यहाँ पे 3d9 4s2। ऐसा होना चाहिए ना, आप हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हम जैसे एड करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने देखा था ना, ये क्रोमियम में क्या देखा था कि डी ऑर्बिटल जो हमारी है, हमारी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो गई? फुल फिल्ड हो गई। हमारी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गई। तो यहाँ देखना, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये डी ऑर्बिटल में जाने दिया, तो 3d9 थी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा 3d10 हो जाएगी। और d10 यानी कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्या? फुली फील्ड है। यदि फुली फील्ड है तो वो दूसरी ऑर्बिटलों के दूसरी कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा मोर स्टेबल है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा मोर स्टेबल है। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है भैया? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 आती है, 3d10 4s1। और इसकी तो कॉमन ही है 3d10 4s2। अब इसमें ऐड मत कर देना, चलो 3d11 कर दी, ऐसा नहीं होता। डी में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में। तो इसमें ये 3d के जो थे, 3d में दो एक्सेप्शनल आए ना, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर, ये दो एक्सेप्शनल आए। बढ़ते हैं 4d की मेटल की ओर, 4d की मेटल की ओर। तो यहाँ देखो ना भैया, यहाँ एक ही बात, सभी बात कॉमन है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d, अब यहाँ क्या आ गया? 4d। अब क्या आया यहाँ पे? 4d ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 4d1 5s
2, 4d1 5s2 होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जिरकोनियम में क्या होगा, जिरकोनियम में 5s2, यहाँ पे जिरकोनियम में 4d2 5s2, 4d डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया 5s2, तो वो आउटर मोस्ट हो गया। यहाँ नियोबियम में एक्सेप्शनल है, याद रखना, यहाँ नियोबियम में एक्सेप्शनल है। कि कौन सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है भैया, तो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, एस में से जंप करके डी में चला गया, तो 4d4 5s1 हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों ऐसा क्यों होता है भैया, क्योंकि यहाँ अभी देखना, अभी ये मोस्ट स्टेबल, यहाँ मोस्ट स्टेबल है ना, इसीलिए जंप कर रही है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट स्टेबल है, इसलिए एस में से डी में जा रहा है। यहाँ इसकी तो क्या आएगी भैया, कॉमन ही आएगी, इसकी तो कॉमन ही आएगी। क्या आएगी, 4d, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d5 5s1। लेकिन ये भी जेन्युअली जो आ जाए, जेन्युअली देखने के लिए एक्सेप्शनल ही है। तो यहाँ पे अब यहाँ देखो, आपने यदि इसे एक्सेप्शनल कंसीडर कर लिया ना, अब मैं जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा वो किस में होगा, वो इलेक्ट्रॉन डी में ही आएगा, वो इलेक्ट्रॉन डी में है तो 5s1, तो ये दोनों हम एक्सेप्शनल कंसीडर करते हैं 5d1। बढ़ते हैं टेक्नीशियम की ओर। टेक्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी आएगी भैया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d क्या आएगी। अब इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना वो 5s ऑर्बिटल में चला जाएगा। किसमें, 5s ऑर्बिटल में चला गया। फिर बात आती है किसके बारे में, रूथेनियम के बारे में। किसके बारे में बात आती है, रूथेनियम के बारे में। तो देखो, इसको इधर जाने दो अभी, चलो इधर। अब जो यहाँ पे होगा ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जेन्युअली क्या आनी चाहिए, चलो हम हमारे हिसाब से लिखे तो 4s6 5s2, 4d6 5s2 ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा आता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है जानते हैं भैया आप, इसकी 4d में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, 5s1 आती है। इसमें 5d और 4d8 5s1, इसमें 5d 4d9 5s1 ऐसा आना चाहिए। यस और नो बोलो, अरे यस और नो बोलिए ना आप, ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यस, ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। क्यों, देखो भैया, ये पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, उसको ऐसा मत सोचना, डीमोटिवेट मत होना कि इतना बड़ा तो कैसे याद रहेगा ना, ऐसा कैसे है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आराम से याद रह जाएगा। सिर्फ आपको जुड़े रहना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं सब कुछ सिखा दूंगा कैसे याद रखना है। ये तो बहुत, या आपका हीमोग्लोबिन में घुसा दूंगा, ये पीरियोडिक टेबल है ना, वो हीमोग्लोबिन में घुसा दूंगा आपके, वो टेंशन मत लो। लेकिन इतना यहाँ लिखना ज़रूरी है भैया, लिखना आपको ज़रूरी है। यहाँ क्या होगा जानते हैं, यहाँ पे देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है ना इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जा सकता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d10 5s0 हो सकती है कि नहीं हो सकती। यस भैया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हो सकती है। तो यहाँ तो d10 हो गई, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगी ना। तो मोस्ट स्टेबल होने के कारण हमारी पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी है, कैसी कि 4d10 हो जाती है और 5s0। देख लेना, ये पैलेडियम ही एक ऐसा है एलिमेंट जिसमें s कौन सी हो जाती है, s की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 0 हो जाती है। s की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 0। अब तो सिंपल बात है भैया, सिंपल बात, 4d10 5s1, यहाँ पे 4d10 5s2, ये सिंपल बात है भैया, इसमें तो कुछ है नहीं। ये तो आप जानते ही एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा।
बात करनी है 5D के मेटल में, तो 5D के मैं आपको पहले ही एक्सेप्शनल बता देता हूँ। ये जो दो है ना, ये दो भैया एक्सेप्शनल है, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा, बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा। आइए देखते हैं, यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं 5D के बारे में। यहाँ से चलो, ये 5D है ना, तो 5D1 6s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5D2 6s2, यहाँ पे लिखते ही जाना है 5D3 6s2, यहाँ पे 5D4 6s2, यहाँ पे 5D5 6s2, यहाँ के एक्सेप्शनल ही नहीं है भैया, यहाँ पे 5D6 6s2, 5D ध्यान देना इधर 5D7 6s2। अब क्या होगा, अब यहाँ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि D10 फास्ट हो सके, इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाए, 6s का इलेक्ट्रॉन 5D में जंप कर जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ सकती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D9 6s1, एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ और यहाँ S में से जंप करके इधर चला गया। इन शॉर्ट D में एक साथ दो इलेक्ट्रॉन आ गए, D में एक साथ दो इलेक्ट्रॉन आ गए, 6s1 5D10 6s2 आ गया, 5D10 6s2 आ गया। तो ये बात थी D ब्लॉक के बारे में भैया। ये किसके बारे में बात थी, D ब्लॉक के बारे में। चलो, तो ये आपको पूरा देखो, पूरा D ब्लॉक दिखाई दे रहा है, पूरा D ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। एक्सेप्शनल क्रोमियम कॉपर में है 3D में, 4D में नियोबियम में, फिर मोलिब्डेनम में और पैलेडियम में है। किस में है, ये पैलेडियम में है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो भैया एक्सेप्शनल है और आपको यही लिखना है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आपको यही लिखना है, यही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो ये बात हो गई D ब्लॉक के बारे में, ये बात हो गई किसके बारे में, D ब्लॉक के बारे में। तो अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं आपको एक इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। किसकी भैया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक के बारे में। तो मुझे बताओ, तो यहाँ मैं पहले तो बात करता हूँ किसके बारे में भैया, 3D और 4D के बारे में। 3D और 4D के बारे में हम बात करते हैं। मुझे यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 3D और 4D के बारे में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं हम, वहाँ हमने लिखी ना NS1 NS2 ऐसा हमने लिखा। तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है 3D1 4s2 है, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, यस, पहले एलिमेंट के लिए ऐसा है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये सबसे हाईएस्ट जो है ना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब सबसे हाईएस्ट है उसको n कह दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कह दिया। तो NS, सॉरी, इसका मैंने कह दिया NS, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को NS कह दी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं ना, वेरिएबल है, कभी 2 है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 2 2 फिर 1 आ गया। तो यहाँ मैं ऐसा लिख दूं 1 और 2, क्या लिख सकता हूँ, कभी कभी 1 है और कभी कभी 2 है, 1 और 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, NS 1 और 2। बात करनी है मुझे 3D के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 में से 1 डिक्रीज हो गया, 4 में से 1 डिक्रीज हो गया। तो मैं यहाँ n-1d लिख दूं, क्या चलेगा, अरे हाँ भैया चलेगा, n-1d। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा ना उससे कम, चेक कर लो इधर, 4 से कम 3 आएगा। यहाँ 5 आपने 5s ले लिया तो 5 से 1 4d आएगा। यहाँ आपने 6s लिया तो उससे कम 5d आएगा। तो ठीक वैसे ही उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन 5d NS1 n-1d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में आप अच्छे से जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है और d 10 तक खत्म हो जाती है। तो यहाँ 1 to 10 लिख सकता हूँ और NS1 या तो 2 लिख सकता हूँ, 1 to 2 नहीं लिख सकता। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में नहीं है, या तो 1 होगा s ऑर्बिटल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे क्या है 1 2 3 एक एक ऐड होता जा रहा है। ये किसके लिए है भैया, सिर्फ और सिर्फ 3D और 4D मेटल के लिए ही है। 5D के लिए क्यों नहीं लिख सकते ऐसा, 5D के लिए ऐसा क्यों नहीं कह सकते, उसका एक रीज़न बताता हूँ, उसका एक रीज़न। इधर देखो,
चलो ये आपको समझ आ गई है ना, 3D और 4D के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की आ गई। अब मैं कहता हूँ ये लेंथेनम और हाफ नियम के बारे में। किसके बारे में? लेंथेनम और हाफ नियम के बारे में। तो आप जानते हैं लेंथेनम का इसका एटॉमिक नंबर 57 है और इसका 72 है। इसका क्या है भैया? 72 या सॉरी 71 है। इसका एटॉमिक नंबर 72। बीच में कुछ एलिमेंट मुझे खूटे, बीच में कुछ एलिमेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं कि चलो एटॉमिक नंबर स्किप हो गई, ऐसा तो नहीं है, फाइंड तो हो गए है, लेकिन यहाँ जो बीच में एटम एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, वो कहाँ है? अरे वो भैया यहाँ है, वो कहीं गुम नहीं हो गए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इधर है हमारे पास, इधर यहाँ आता है। आप जानते हैं ना पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट प्लॉट में एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। कौन सा आता है? एफ ब्लॉक। ये जो कम हो रहे हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? एफ। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इसमें जो भी 14 एलिमेंट्स है, कितने हैं? 14 एलिमेंट्स है, वो यहाँ नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। क्यों? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उसमें तो पहले एफ ऑर्बिटल भी फिलअप होगी, फिर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो डी में आता है। यहाँ तक तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, एफ ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन 58 जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें डी ऑर्बिटल है भैया। क्या है? उसमें डी ऑर्बिटल है। तो अरे एफ ऑर्बिटल है, तो उसका हमें चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चाहिए 5D की, किसकी भैया? 6D की, 6D की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बात याद रखो, 6D में जब लिखो ना तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करो कि NS2 1 या तो 2 होगा ना, 1 या तो 2, इतना ही आप जानते हैं। डी ऑर्बिटल के बारे में भी जानते हैं, n-1 डी 1 to 10 फिलअप कर सकते हैं ना। ये किया आपने, डी ऑर्बिटल में 1 to 10 तो फिलअप किया आपने, तो 1 to 10 फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आता है एफ ब्लॉक। क्या आता है? तो उसके लिए n-2 याद रखना, इसकी n-2 f 1 to 14 क्या आएगा? n-2 1 to 14, n-1 d 1 to 10 और ns यानी कि यहाँ पे यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? तो कि भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ नियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, 6s2 तो है, यहाँ पे कम कर दो एक, आपने 6s लिख लिया, फिर कम कर दो, तो फिर कम करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? फिर कम करोगे तो यहाँ पे 5D, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ठीक वैसे ही यहाँ पे 4f लिखना पड़ेगा। क्या आएगा? 4f। तो ये सिंपल बात थी भैया, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। किसके बारे में भैया? 5D के बारे में। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 5D सीरीज के बारे में। तो चलो ये 5D की बात भी हो गई। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? पी ब्लॉक बचा है ना हमारा पी ब्लॉक जो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है पी ब्लॉक भैया हमारे लिए। पी ब्लॉक हमारे लिए जरूरी है। चलो आपको दिखाई दे रहा है। अब बोरोन में आइए, मैंने आपको लिखवा ही दिया है, बोरोन में मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर आउटर मोस्ट कौन सी है? तो कि भैया 2s2 2p1, 2s2 2p1 है। फिर कार्बन में कौन सी है? 2s2 2p2 है, 2s2 2p2 है। तो चलो इसकी मैं आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊँ। बोरोन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? बताओ ना भैया। इसकी आएगी 2s2 2p1। अब क्या होगा? एक p इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे p2, यहाँ पे p3, यहाँ पे p4, यहाँ पे p5। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 2p2 2p6। यहाँ सभी में याद रखना दोस्तों, यहाँ सभी में क्या है? 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, 2s तो सभी में है। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखवाऊँ। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? मुझे इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सभी की ज़रूरत नहीं, सभी में क्या हो? इसमें 3s आएगा, 4s 5s 6s, ऐसा ही चलता जाएगा। तो इन शॉर्ट 100 बात की एक बात यदि हम करें, 100 बात की एक बात, मुझे चाहिए इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन,
ये कौन सा वाला है भैया, तो कि बोरोन के नाम से इसे कहते क्या है, पी ब्लॉक, पूरा का पूरा तो पी ब्लॉक है ना, लेकिन उसमें भी अलग अलग नाम दिया हुआ है। पहला है बी, यानी कि बोरोन के नाम से इसे दे दिया है बोरोन फैमिली, बोरोन के नाम से इसे कह दिया है बोरोन फैमिली। और बोरोन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो कि भैया यहां मैं N लिख दूं, 2 है यानी कि NS2 NP1। बोरोन फैमिली के लिए जनरल NS2 NP1 आएगी, उसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 आ गई। तो ठीक वैसा ही इसका पहला एलिमेंट कौन सा है भैया, कार्बन, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने, क्या नाम दिया उन्होंने, कार्बन फैमिली, इसका नाम दिया कार्बन फैमिली। और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, तो क्या भैया कुछ नहीं, NS2 तो होगा ही होगा, NP2 हो जाएगा, NP2 दूसरा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आया, तो इसका नाम क्या दिया, अब तो आपको मालूम होगा ना, नाइट्रोजन फैमिली। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या भैया NH2 NP3 हो जाएगी। फिर यहां मैं इसकी बात करता हूं, तो इसका नाम दी गया है ऑक्सीजन फैमिली, या तो इसको कहते हैं चाल्कोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल्कोजन। इसका NH2 NP4 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 हो जाएगा। फिर आता है हेलोजन फैमिली, यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान देना। फिर आता है हेलोजन फैमिली, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, बचपन से हमें ये एक तो कॉमन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो जनरल सभी बच्चे जानते हैं, इस तो रट्टा लगा लिया है आपने। NH2 NP5 आता है। और फिर आता है ये हमारा नोबेल गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, नोबेल गैस, निष्क्रिय वायुओं का समूह कहते हैं इसे हम, निष्क्रिय वायुओं का समूह। क्यों भैया, क्योंकि इससे किसी की जरूरत नहीं है, ये निष्क्रिय वायु है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना किसी को साथ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद अपने आप में एक स्टेबिलिटी का उदाहरण है, खुद अपने आप में एक स्टेबिलिटी का उदाहरण है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, इसीलिए वो निष्क्रिय वायुओं का समूह कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया, NH2 NP6। देखो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, P भी फुली फिल्ड है, NH भी फुली फिल्ड है। ये बात हो गई सिंपल भैया पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहले से आप लिख लेना, चलो पहले से आप लिख लेना। यहाँ रहा आपको, एक जूम करके ही आपको दिखाऊंगा, ये रहा आपका S ब्लॉक। वीडियो पॉज करके आपको S ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पहला है वो अल्कली मेटल है, दूसरा S ब्लॉक का ब्लॉक है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो वीडियो पॉज करके ये लिख लेना। फिर आता है हमारा D ब्लॉक। फिर कौन सा आता है हमारा D ब्लॉक। चलो D ब्लॉक में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे भी याद रखना। D ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे भी आपको याद रखना है। D ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको याद रखना है। चलो 3D और 4D के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखी है। 5D के लिए ये रही, 5D के लिए F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक ऐड हो जाता है। सिंपल बात है भैया। फिर बात आती है किसके बारे में, फिर बात आती है हमारे P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक बहुत ही जरूरी है भैया, आगे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। VBT, MOT, VSEPR थियरी सभी के लिए हमें चाहिए P ब्लॉक। P ब्लॉक आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे। D ब्लॉक के बारे में, S और P ब्लॉक के बारे में हम VSEPR थियरी में और VBT, MOT में सब कुछ में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। देखते जाओ, चलो ये लिख लो, ये आपको अच्छे से लिख लेना है, पूरा का पूरा लिख लो। तो चलो ये आप सब लोगों ने लिख लिया है। अब मैं क्या कहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी ट्रिक आ जाएगी भैया, व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी ट्रिक आ जाएगी। वो ट्रिक
किसी ना किसी तरह के ट्रिक से याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, लेकिन पीरियोडिक टेबल याद होना ज़रूरी है। किस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये ट्रिक आ जाएगी। उसके बाद एक PDF आएगी, वो देख लेना। वो पीरियोडिक टेबल में जो जो मैक्सिमम हम जनरली यूज़ में होते हैं और जो भी एक्सेप्शनल दिया हुआ है वो उसमें लिखा हुआ, वो एक बार आप देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ नया सीखते हैं। चलो कुछ नया सीखते हैं। हमें बात करनी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में भैया? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो टाइटल लगा दीजिए आपका पहला टाइटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। आप एक बात तो जानते हैं ना भैया कि न्यूक्लियस है, उसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आसपास, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आसपास ऐसे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। तो हम ये न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस को तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ही है ना। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही कहते हैं। और दूसरा न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस को दूसरा हम कहते हैं न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है जिसे हम आउटर न्यूक्लियस कहते हैं। आउटर न्यूक्लियस। बस इतनी सी बात थी भैया, इतनी ही बात थी। न्यूक्लियस है उसे न्यूक्लियस ही कहेंगे, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्से को आउटर न्यूक्लियस कहेंगे। तो अब मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियस के अंदर है क्या? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो क्या भैया न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं। एक तो है हमारा प्रोटॉन और दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन। यदि मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एटॉमिक मास। क्या मिलेगा भैया? एटॉमिक मास मिल जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को समेशन कर दीजिए, उससे आपको जो मिलेगा वो होगा आपका एटॉमिक मास। तो यहाँ एक सेंटेंस लिख सकते हैं ना हम, यहाँ भैया एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास को भैया ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का एडिशन कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका एटॉमिक मास। बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है भैया, जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है एक्चुअल में? तो कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने मॉलिक्यूल में प्रोटॉन है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। या तो दूसरा हम इससे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये स्टेटमेंट कब के लिए है? जब आपका एटम टोटली न्यूट्रल है, एटम पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। जब आपका एटम टोटली न्यूट्रल है तब आप या तो प्रोटॉन कैलकुलेट कर लीजिए या तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों चलेगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना भैया सिर्फ ओनली फॉर, यहाँ ऐसा लिख दीजिए ओनली फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल एटम। सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए ही आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों भैया? मान लीजिए मैंने Cl ले लिया, ये न्यूट्रल है और Cl माइनस चार्ज वाला है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, तब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो एक सिंपल बात थी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हम Z कह सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ बताओ।
चलो यार हाँ बोल दीजिए आप, यस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हम जेड बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ, मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू क्या है भैया, तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन ही है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन ही एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास, प्रोटॉन को तो हमने यहाँ z बोल दिया, तो z इंटू एन, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो z प्लस n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सिंपल फॉर्मूला है। यदि आपको यहाँ से ट्विस्ट करना है ये फॉर्मूला, तो कैसे ट्विस्ट करोगे, यानी कि चेंज कैसे करोगे। मान लीजिए मुझे यहाँ से चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n, क्या चाहिए n, तो कुछ सिंपल बात है, सिंपल मैथ से भैया, a z को लेफ्ट में साइड पे ले जाओ, a माइनस जेड हो जाएगा। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। सिंपल बात थी ना। बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको समझाता हूं एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है जानते हैं, बच्चा जानता है, जेड ए, ये है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। कोई भी एलिमेंट आप देखोगे ना ऐसा ही दिखा मिलेगा। यहाँ ए फॉर क्या है, ए यानी कि एटॉमिक मास है भैया, ए यानी हमारा एटॉमिक मास है। जेड क्या है, जेड यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर है, और एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ये सिंपल बात है। और एक बात बता दूं आपको, एक बात और बता दूं, देखो भैया मेहनत कैसे की जाती है, मेहनत के लिए जुनून होना जरूरी है। इधर से दिल से, आपके लिए दिल से जुनून होना चाहिए। जुनून आ गया ना, सिर्फ जुनून आ गया ना, फिर आप कोई भी एग्जाम, कोई भी काम करोगे ना वो परफेक्ट काम होगा। लेकिन उसके लिए जुनून होना जरूरी है। कोई भी काम के लिए आपको जुनून चाहिए। जब आप लेक्चर देखने बैठो ना, तब आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर में होना चाहिए, आपके आसपास वाले इन्वायरमेंट से नहीं। आपका आसपास वाला तो इन्वायरमेंट आपको हमेशा डिस्टर्ब ही करता रहेगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करती रहनी है भैया आपको। तभी आपकी नेट, जेआरएफ और गेट आसानी से हो सकती है। सिर्फ मेहनत करनी है और जुनून के साथ पूरी एनर्जी लगा के मेहनत करनी है, पूरी एनर्जी लगा के। चलो ये बात हो गई एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं टाइटल लगा दीजिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करें, एक ही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्मूला हमने लिखा ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या करना होगा, a माइनस जेड, सिर्फ इतना कर दो, a माइनस जेड। और a और z तो आपको दिया होगा, a और z तो आपको दिया होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ना, चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। 11 सोडियम 23, 11 सोडियम 23, आपको ऐसा ही एग्जाम्पल दिया होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर क्या है, अरे सॉरी एटॉमिक मास क्या है, तो क्या भैया 23, एटॉमिक नंबर क्या है 11, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए इसमें 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें मिल गई है 12। सिंपल सी बात है भैया। चलो ये ऐसे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेना। कोई भी एलिमेंट है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पीरियोडिक टेबल तो आपको आपके पास है ही, वहाँ आपको एलिमेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। बढ़ते हैं हम आगे। एक नोट करके लिखना है आपको, एक नोट करके लिखिए, नोट करके। नोट करके क्या लिखोगे कि भैया आप जानते हैं ना, इधर 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 देखो ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास मास है लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है। प्रोटॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज कौन सा होता है, +1, इलेक्ट्रॉन -1 होता है। यदि मैं ये दोनों को मिला दूं,
ध्यान से देखना, ये दोनों को मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने से मुझे न्यूट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। तो देखो तो भैया ये +1 ये -1, +1 और -1 एडिशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0। क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 0। +1 और -1 का आंसर आएगा 0। यहाँ पे मास की बात करूं तो ये 1 है, यहाँ पे 0 है यानी कि 1। देखो भैया ये क्या इंडिकेट करता है, ये चार्ज, ये है चार्ज हमारा, तो चार्ज तो 0 आया यानी कि तभी तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। इसका एटॉमिक मास है यानी कि एटम न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास है, न्यूट्रॉन के पास सिर्फ एटॉमिक मास है, चार्ज नहीं है, इसीलिए तो हम इसे न्यूट्रल बोलते हैं। कहाँ से आया भैया, तो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन करने से मुझे मिल गया न्यूट्रॉन। आई बात समझ में। इसका उल्टा मैं आपको समझाता हूँ, समझना, ये समझने लायक है। इसका मैं उल्टा कर देता हूँ ना, इसका उल्टा क्या, उल्टा पहले मैंने क्या किया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन करके न्यूट्रॉन बनाया ना, अब मैं करता हूँ न्यूट्रॉन का डिवाइडेशन। न्यूट्रॉन का डिवाइडेशन करने से मुझे क्या मिलेगा, तो सिंपल सी बात है भैया, न्यूट्रॉन का आप डिवाइडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, समझना भैया। जो कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मैंने एक्सपोर्ट किया है, अमेरिका से मंगवाया है, अमेरिका से ये न्यूट्रॉन मंगवाया। चलो समझने के लिए, न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन का मैंने डिवाइडेशन किया, उसमें से मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, उसमें से मुझे मिला इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के डिवाइडेशन से मिलता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं भैया, उसे हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के डिवाइडेशन से मिलता है उसे हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। ये याद रखना। अल्फा पार्टिकल तो आप जानते हैं ना, 4He2 हीलियम, वो मैंने आपको समझाया था कोपरफोर्ड रुदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में। ये आपका नॉलेज हो गया बीटा पार्टिकल के लिए, आगे हमें इसकी ज़रूरत होगी। इतना याद रखना कि बीटा पार्टिकल किसे कहते हैं, कि जो भैया न्यूट्रॉन के डिवाइडेशन से इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। सिंपल बात है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको समझाता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्या समझाता हूँ भैया, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ आपको। तो टाइटल लगा दीजिए, टाइटल लगाना है आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। आप बीएससी में पढ़े होंगे। पहला काम मैं करता हूँ, आइसोटोप आपको समझाता हूँ। पहला क्या समझाता हूँ आपको, आइसोटोप। आइसोटोप कहते किसे है भैया, आइसोटोप किसे कहते हैं, तो कि जिसका एटॉमिक मास आर डिफरेंट बट एलिमेंट आर सेम। एलिमेंट आर सेम, जिसका एलिमेंट सेम होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, चलो इसका पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। देखो तो भैया ये सभी के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन है, लेकिन पहले का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3। इसे हम हाइड्रोजन, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्रिटियम कहते हैं। तो सभी के एटॉमिक मास डिफरेंट हो गए ना, तो ये सभी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। देखो तो भैया सभी के सभी क्या है, कार्बन है, लेकिन पहले कार्बन का वेट 12 है, 13 है, 14 है। सभी के एटॉमिक मास अलग अलग हो गई है, तो सिर्फ एटॉमिक मास का चेंज है, दूसरा कुछ चेंज नहीं है, तो इसे हम एक दूसरे के आइसोटोप कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे।
ये आप जानते हैं ना, NMR में हम पढ़ेंगे, ये NMR इनएक्टिव होगा, ये NMR एक्टिव होगा, ये NMR में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 5B10 बोरोन के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। दूसरा बोरोन 5B11। देखो भैया एटॉमिक नंबर्स अलग, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग हो गया, ये भी एक दोनों के आइसोटोप होंगे। ठीक वैसे ही यदि मैं क्लोरीन की बात करूं 13C 17Cl 35 17Cl 37, ठीक वैसे ही 35 ब्रोमीन 79 35 ब्रोमीन 81। ये सभी, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के आइसोटोप है, ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के आइसोटोप है, बोरोन भी एक दूसरे के आइसोटोप हो गए। तो जिसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा, एटम सेम होगा, वो हो गए एक दूसरे के आइसोटोप। इतना याद रखना है। बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी भैया ये याद रखना और लिखते जाना है आपको। दूसरा मैं बात करता हूं आइसोबार के बारे में। आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोबार में क्या होता है तो कि भैया सेम एटॉमिक मास बट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। समझना बात, एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास क्या है? सेम है, पर एलिमेंट अलग अलग हो गए। इसके एग्जाम्पल ही समझाएंगे आपको। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं 6C14 के बारे में और 7N14। देखो, अरे इधर देखो, इसका कार्बन है ना, ये नाइट्रोजन है। एलिमेंट दोनों एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या है? दोनों का एटॉमिक मास सेम है। यदि ऐसी कंडीशन आए कि दोनों का एटॉमिक मास सेम है, दोनों एलिमेंट अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ना, लेड 82 लेड 208, 83 बिस्मथ 208, इसका भी एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक मास 208, 84 पोलोनियम 208। सभी के एटॉमिक मास सेम है, सभी एलिमेंट तो अलग अलग है भैया। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ऐसी कंडीशन को आइसोबार कहते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या दिक्कत होगी मालूम है आपको? आइसोटोप और आइसोबार किसे कहते हैं ना, उसमें उलट सुलट हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसे ये कहते हैं, लेकिन उलट सुलट हो जाएगा, आप चेंज कर देंगे। तो उसके लिए ट्रिक याद रखो। इधर देखो ना, इधर इसमें सिर्फ क्या चेंज है? मैं एक यहाँ इसको मैं क्या एक्स, यहाँ पे जो लिखा होगा ना, इसे हम टॉप कहेंगे, इसे हम बार कहेंगे। टॉप यानी कि टॉप पे है ना, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन में जो टॉप पे है उसे हम टॉप ही कहेंगे। यहाँ जो बॉटम में है इसे हम बार कहेंगे। क्या कहेंगे? बार। समझने के लिए लिख लेना बार। अब एक ही बात याद रखो, एक ही सिंपल बात, जिसका टॉप अलग है वो आइसोटॉप, जिसका बार अलग है वो आइसोबार। आई बात, सिंपल बात हो गई भैया। सिंपल बात कौन सी वाली? जिसका टॉप अलग है वो टॉप, आइसोटॉप। देखो इसका टॉप अलग है ना, 1 2 3 सभी के टॉप अलग अलग है तो आइसोटॉप है। इसके भी टॉप अलग अलग है, आइसोटॉप है। सभी के बार तो सेम है, इसमें बार सेम है, तो जिसके टॉप अलग है तो वो आइसोटॉप। यहाँ आइसोबार में देखो ना, आइसोबार में देखो टॉप क्या है? सेम है, बार। ये नीचे वाले को हम बार कहते हैं ना, नीचे वाले को हम बार कहते हैं, तो इसका बार अलग अलग है तो आइसोबार हो गया। तो ये सिंपल बात हो गई आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में। बढ़ते हैं हम आगे। तीसरी प्रॉपर्टी आइसोटोन। थर्ड नंबर लिखिए, आइसोटोन्स। आइसोटोन किसे कहते हैं? आइसोटोन कहते किसे हैं समझो। तो कि भैया डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एलिमेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें सेम होंगे वो हमारे होंगे आइसोटोन।
कैसे? तो कि भैया यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 6C14 ऑक्सीजन 816। चेक करो तो भैया इसमें चेक कीजिए ना आप, इसमें मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करना होगा a माइनस जेड। तो a क्या है इसका 14 माइनस 6 यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें मिले मुझे 8। इसके चेक करते हैं n इज इक्वल टू a माइनस जेड। a कितने हैं 16, एटॉमिक नंबर 8, इसमें भी एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 आ गए। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। देखो तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप भी नहीं है, आइसोबार भी नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें सेम होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोटोन। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया आइसोटोन कहते हैं। तो ये सिंपल बात थी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 15 और ये 16 है। इसका एटॉमिक 30, 31 और 32। चेक कर लेना, चेक कर लेना। इसमें मुझे चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n कितने होंगे 16। इसमें भी चेक करना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। यानी कि एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक वेट भी अलग अलग है, लेकिन दोनों में ये तीनों के तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है। उसे हम कहते हैं आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया आइसोटोन कहते हैं। तो ये लिख लेना, सिंपल बात है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बढ़ते हैं हम आगे। फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर किसे कहते हैं, आइसोटोपिक नंबर कहते किसे है? तो कि भैया difference between neutron and proton। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस ले लीजिए, जो आएगा वो आइसोटोपिक नंबर होगा। एक ही बात, सिंपल। तो मुझे आइसोटोपिक नंबर चाहिए, आइसोटोपिक नंबर न्यूट्रॉन यानी कि n, और किसका डिफरेंस लेना है भैया प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन को हम z कहते हैं ना, प्रोटॉन को क्या कहते हैं z। तो n माइनस जेड, तो n का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, n इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस जेड होता है ना। n इज इक्वल टू होता है a माइनस जेड। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू रख दूं a माइनस जेड a माइनस 2z लिख सकते हैं। तो आइसोटोपिक नंबर के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो कि आइसोटोपिक नंबर का फॉर्मूला क्या था। आइसोटोपिक नंबर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला a माइनस 2z है। आई बात समझ में। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आइसोडायाफॉर्स, जो जरूरी है। आइसोडायाफॉर्स नंबर जो भी आया होगा प्रॉपर्टी का लिख देना। आइसोडायाफॉर्स कहते किसे है? तो कि यहां भैया एक लिखो, डिफरेंट एलिमेंट, जिसका एलिमेंट भी क्या होगा अलग होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास भी क्या होगा अलग होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे, लेकिन बट सेम आइसोटोपिक नंबर, ऐसा ही लिखो, सेम आइसोटोपिक नंबर उसका सेम होगा। एटॉमिक मास अलग होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग होंगे, लेकिन आइसोटोपिक नंबर सेम होगा। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने ले लिया पहला लिथियम, चलो 37
और दूसरा ले लिया मैंने हाइड्रोजन, 1 ट्रिटियम ले लिया, ट्रिटियम ले लिया, कौन सा वाला, ट्रिटियम। मुझे इसमें आइसोटोपिक नंबर फाइंड करने हैं। तो आइसोटोपिक नंबर का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, आइसोटोपिक नंबर का फॉर्मूला है, कौन सा है भैया, A-2Z। इसके लिए भी आइसोटोपिक नंबर का फॉर्मूला है A-2Z। चेक करना दोनों में सेम आएंगे। आइए देखते हैं। A इसका एटॉमिक मास कितना है भैया, 7। 2 Z क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर 7 6 यानी कि 1 आ गया। इसका आइसोटोपिक नंबर 1 आया। इसके चेक करते हैं ना, A कितना है, 3 - 2 एज इट इज, एटॉमिक नंबर 1, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। दोनों में देखो, दोनों में आइसोटोपिक नंबर सेम आया, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा। देखो तो ना तो दोनों आइसोटोप है, ना दोनों आइसोबार है, ना दोनों आइसोटोप है। दोनों में न्यूट्रॉन चेक करना, वो भी अलग अलग है। दोनों में न्यूट्रॉन, इसमें 4 आएंगे, इसमें 2 ही आएंगे। दोनों के न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। तो भैया एक प्रॉपर्टी सेम है, कौन सी वाली, आइसोटोपिक नंबर दोनों के सेम है। आइसोटोपिक नंबर किसे कहते हैं, आगे देखा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दीजिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा आइसोटोपिक नंबर। तो दोनों का आइसोटोपिक नंबर क्या है, सेम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोडायाफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक दूसरे के आइसोडायाफर्स कहते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेना, चलो, यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, और बाद में आता है थोरियम 90, थोरियम 234, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 234 आएगा। चेक कर लेना, इसमें आइसोटोपिक नंबर दोनों के सेम ही आएंगे। दोनों के आइसोटोपिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। ये आप चेक कर लेना। होमवर्क तो मिलता है ना भैया, कुछ तो होमवर्क आता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको भी दूंगा, आपको भी लाभ मिलना चाहिए। तो चलो, ये बात हो गई सिंपल भैया किसके बारे में, आइसोडायाफर्स के बारे में। आइसोडायाफर्स, बढ़ते हैं हम आगे। तो अब मुझे प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो वो लिख लेना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, क्या मतलब है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ही लिखो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चेक करो ना भैया, CO कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, टोटल हो गई है 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसमें। N2 नाइट्रोजन के पास 7 है, ऐसे 2 नाइट्रोजन है, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आता है NO+, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 7, ऑक्सीजन के पास 8, लेकिन चार्ज +1 है ना, तो उसे रिमूव करना होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 14 ही आएगा। फिर आता है NO+ आ गया ना, CN-, कार्बन के पास कितने हैं, 6, नाइट्रोजन के पास 7, 6 और 7 13, -1 चार्ज ऐड कर दो, 14 इलेक्ट्रॉन। देखो सभी में इलेक्ट्रॉन क्या आए, सेम आए, सभी में इलेक्ट्रॉन सेम। यदि सभी में इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये लिख लेना, सिंपल सी बात है ना। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर बात करनी है हमें आइसोस्ट्रक्चरल के बारे में। आइसोस्ट्रक्चरल तो किसे कहते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल। तो एक ही बात भैया कॉमन, उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक था तो क्या सेम क्या था, इलेक्ट्रॉन सेम थे ना। इसमें आइसोस्ट्रक्चरल आया, नाम क्या है, स्ट्रक्चरल, तो क्या सेम होगा, स्वाभाविक रूप से आपने जो अभी बोला है ना, स्ट्रक्चर सेम होगा, वही है। तो सेम स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्चर सेम होगा उसे हम आइसोस्ट्रक्चरल बोलेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, CH4 क्या है, इसका टेट्राहाइड्रल है ना, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल है। NH4+, ये भी क्या है, टेट्राहाइड्रल है। BF4-
ये भी क्या है, टेट्राहाइड्रल है। देखो सभी के सभी स्ट्रक्चर कैसे है, एक जैसे है, तो इसे हम कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। ये एक दूसरे के आइसोस्ट्रक्चरल है। दूसरी बात, CO कैसा है भैया, लीनियर, तो N2 भी कैसा है, लीनियर ही है। फिर आता है NO+, ये भी क्या है, लीनियर है। और फिर आता है CN-, ये भी क्या है, लीनियर है। सभी के सभी कैसे है, लीनियर, सभी का स्ट्रक्चर सेम, तो इसे हम कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। सभी का स्ट्रक्चर सेम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल कहते हैं। तो ये बात हो गई आइसोस्ट्रक्चरल की। एक और बात करती बाकी है, करते हैं उसके बारे में। आइसोस्टीयर, टाइटल लगा दीजिए आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर कैसे कहते हैं, आइसोस्टीयर कहते किसे है, तो कि भैया यहां लिखो सेम इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम, जिसके पास एटम भी सेम होने चाहिए, शेप ऑलमोस्ट सेम, शेप ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, एंड साइज अप्रोक्सीमेटली सेम। साइज भी क्या होनी चाहिए भैया, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से है, ऐसे है कौन से भैया, तो देखो इसका मैं एग्जांपल ही देता हूं ना आपको। CO और N2, CO में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम ही है। इसका स्ट्रक्चरल शेप, शेप कैसा है, इसका शेप है लीनियर, इसका शेप भी कैसा है, लीनियर है। देखो सभी प्रॉपर्टी सेम आने लगी, इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, और साइज भी, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोस्टीयर कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोस्टीयर। एक दूसरा एग्जांपल, CO2 एंड N3-, CO2 एंड N3-। चलो चेक कीजिए, चेक कीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के 16, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 3 यानी कि 21 प्लस एक चार्ज ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 22 हो गए। ये भी क्या है, लीनियर है, ये भी क्या है, लीनियर है, दोनों लीनियर। इसके पास नंबर ऑफ एटम 3, इसके पास भी नंबर ऑफ एटम 3, दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे के क्या कहते हैं, आइसोस्टीयर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक दूसरे के आइसोस्टीयर कहते हैं। तो चलो ये लिख लो। चलो तो ये बात हो गई भैया। इसमें और भी एग्जांपल लिखना हो तो लिख लीजिए, इसमें और भी एग्जांपल लिखना हो तो लिख लीजिए। XeF2 और ICl-2, ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टीयर है, ये भी एक दूसरे के आइसोस्टीयर है। CH4 NH4+, BH4- होगा, सॉरी BH4-, सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम बोरोहाइड्रेट, ये इसमें आता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम बोरोहाइड्रेट, BH4-, हाइड्राइड H- डोनर होता है, वो सब आप पढ़ेंगे। लेकिन ये आइसोस्टीयर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक दूसरे के आइसोस्टीयर है। क्या है भैया, शेप, नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन सभी सेम है, उसे हम आइसोस्टीयर कहते हैं। तो ये भैया बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, सभी को एक दूसरे का रिलेशन दिखाने के लिए। अब उससे हम जाते हैं थोड़ा आगे। आपको नोट करके लिखना है, आपको नोट करके लिखना है। चलो नोट करके लिखिए ना। आप एक बात तो जानते हैं ना, चलो ना फिर से लिखवा दूं। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते किसे है भैया, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है वो फटाक से आंसर दे रहे हैं कि भाई हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो बीटा पार्टिकल तो अभी हमने पढ़ा ना, बीटा पार्टिकल किसे कहते हैं,
तो कि भाई बीटा पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन के खंडन से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, उसे हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। ऐसे लिखते हैं बीटा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल कहते हैं। आइए अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एटम है ना, कोई भी एटम है उसमें से मैं निकाल देता हूँ एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल निकालने से मुझे क्या मिलता है ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, इफ रिमूवल ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल, इट गिव्स, यहां पे ऐसा लिखना, इट गिव्स, ये हमें क्या देगा अभी मुझे मालूम नहीं है भैया, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको अभी पता चल जाएगी कि ये क्या देगा। मुझे नहीं मालूम, आपको अभी ही पता चल जाएगा कि ये हमें क्या देगा। कोई भी एटम है ना, चलो मैंने ले लिया कोई भी एटम, एक एटम Z और ये A एटॉमिक मास, उसमें से मैंने रिमूव करवाया एक अल्फा पार्टिकल। क्या रिमूव करवाना है? अल्फा पार्टिकल रिमूव करवाना है। अल्फा पार्टिकल यानी कि 4He2 इतना रिमूव करवाना है ना। तो यहाँ जो भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा भैया। आपने 4 एटॉमिक मास को 4 अंक घटा दिया तो A-4 लिखना होगा। एटॉमिक नंबर को 2 अंक घटा दिया तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? Z-2, Z-2 लिखना होगा। तो ये कुछ आपको मिल गया, कुछ मिला, अभी नहीं, रिलेशन नहीं देखना, कुछ मिला है। इसमें से अभी मुझे बीटा पार्टिकल रिमूव करवाना है, बीटा पार्टिकल रिमूव करवाओगे। बीटा पार्टिकल यानी क्या भैया? बीटा पार्टिकल यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है ना, -1 को रिमूव करवाना है। आप जानते हैं ना बीटा पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, समझना ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे A-4 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि एटॉमिक मास में तो कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा? एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। और कैसा चेंज आएगा? तो कि भैया एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, एक अंक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। जब जब आप बीटा पार्टिकल रिमूव करवाते हैं ना तब आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। नहीं समझ आता? अरे नहीं समझ आता, बता दो ना, नहीं समझ आता सर। ये 2 में से -1 कैसे हो गया ना, यही प्रॉब्लम है ना आपका। इधर देखो, इधर देखो, इसको यहाँ पहले क्या था? Z-2 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, इसको सिर्फ एक्सप्लेन, -1 लिख सकता, यही बात है ना। Z-1 दोनों को मिला दो, Z-2 होगा, यही बात है। मैंने रिमूव क्या करवाया? -1, इलेक्ट्रॉन -1 ऐसा रिमूव होता है भैया, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव होता है। -1 यानी कि एटॉमिक नंबर में से -1 हो जाएगा, एटॉमिक मास में से कुछ डिक्रीज नहीं होगा। बीटा पार्टिकल का मीनिंग यही है। -1 यहाँ से, 0 वहाँ से चला गया, यहाँ से 0 निकालोगे तो A-4 ही बचेगा। यहाँ से -1 निकाल दो, यहाँ से -1 निकालोगे तो 2 -1 है ना, उसमें से मैंने 1 निकाल दिया, क्या बचा? Z-1। अरे भैया यही तो लिखा है मैंने, यही तो यहाँ लिखा है। आई बाई, समझ गए आप अब समझ गए कि जब हम बीटा पार्टिकल रिमूव करते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। ये दोनों में एटॉमिक नंबर किसका इंक्रीज, ज्यादा किसका है भैया? ये दोनों में मैं कहता हूँ इसका ज्यादा है, क्योंकि Z में से सिर्फ -1 हो रहा है, यहाँ Z में से -2 हो रहा है, तो ये एटॉमिक नंबर ज्यादा है। आई बात समझ में? चलो कुछ ऐसा मिला ना। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं आपको क्या कहता हूँ, अभी तो हमने एक ही बीटा पार्टिकल रिमूव करवाया, मुझे निकालना है 2 बीटा पार्टिकल, तो दूसरा भी निकाल दूं। दूसरा निकालोगे तो क्या होगा भैया? तो कि इलेक्ट्रॉन -1 चला जाएगा, यहाँ एक ही -1 है ना, तो A-4 तो एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ एक -1 है वो भी चला गया, तो सिर्फ Z बचा। क्या बचा? सिर्फ Z बचा। आई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ, आप बताना, मेहरबानी करके बता दियो, ये दोनों का रिलेशन क्या आता है? ये दोनों का रिलेशन क्या आता है? एक काम करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पहला और लास्ट वाले एक दूसरे का रिलेशन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो, ये पहली प्रॉपर्टी का आंसर आपको देना है, पहली प्रॉपर्टी का आंसर। अब मैं बात करता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में।
दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी सेकंड, चलो ना इसका एग्जाम्पल ही ले लेते ना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ले लिया, यह पहली प्रॉपर्टी का ही एग्जाम्पल है। मैंने ले लिया पहला यूरेनियम, क्या ले लिया, यूरेनियम 92 238 यूरेनियम ले लिया। पहले मैंने इसमें से रिमूव करवा दिया क्या, अल्फा पार्टिकल। मैं इसमें से अल्फा पार्टिकल रिमूव करवा रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल मैंने रिमूव करवा दिया भैया। अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 इतना रिमूव करवाना है ना, रिमूव कर दो भैया। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 92 में से 2 डिक्रीज कर जाएगा तो 90 बन जाएगा। एटॉमिक मास 234 बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं थोरियम। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थोरियम बन गया। फिर मुझे इसमें से रिमूव करवाना है एक बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल रिमूव करने से, बीटा पार्टिकल रिमूव करो, क्या आएगा 0 -1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा प्रोटेक्टिनियम 91 234 बन जाएगा। इसमें से मैं एक और बीटा पार्टिकल रिमूव करवा दूं। एक और बीटा पार्टिकल रिमूव करवाने से क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर फिर से 92 हो जाएगा। तो 92 तो हमारा यूरेनियम है, इसका एटॉमिक मास 234 हो जाएगा। अरे अब तो बच्चा बच्चा जानता है ये दोनों का रिलेशन कौन सा है। ये दोनों का रिलेशन कौन सा है भैया, ये दोनों का रिलेशन नहीं बताना, चलो मुझे नहीं बताना, आप ही बताना। ये दोनों का रिलेशन आप ही बता देना मुझे। आई बात समझ में। बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की ओर, बढ़ते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टीज की ओर। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ दूसरी, सेकंड लिखिए यहाँ पे, सेकंड लिखनी है मुझे यहाँ पे, रिमूवल ऑफ 2 बीटा पार्टिकल। इट गिव्स, सिर्फ बीटा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल रिमूव करवाने से मुझे क्या मिलता है ना, वो हमें चाहिए। चलो इसका जनरल एग्जांपल ले लेते हैं ना। X, A, Z मैंने रिमूव करवा दिया क्या, बीटा पार्टिकल। मैंने रिमूव करवा दिया बीटा पार्टिकल, ये रिमूव करवा दिया बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल -1 0, क्या होता था, बीटा पार्टिकल रिमूव करवाने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता था। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो Z+1 हो जाएगा ना, यहाँ पे A तो एज इट इज रहेगा। पहला बीटा पार्टिकल रिमूव करवाया, अब करवा दो दूसरा। चलो दूसरा बीटा पार्टिकल रिमूव करवाने से क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर में एक अंक फिर से जुड़ जाएगा। एटॉमिक नंबर में एक अंक फिर से जुड़ जाएगा, Z+2 यहाँ पे A हो गया। अब मुझे बताना ये दोनों का रिलेशनशिप, ये दोनों का रिलेशनशिप क्या आता है, ये आप मुझे बता देना भैया। ये दोनों का रिलेशनशिप, एक एग्जाम्पल भी दे दूं आपको साथ ही साथ, चलो ना दे देता हूं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेड Pb 82, लेड 208, जिसका एटॉमिक वेट 208 है, लेड ले लिया। मैंने इसमें से रिमूव करवा दिया बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल रिमूव करवाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन एटॉमिक मास में कुछ चेंज नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर 82 में से 83, तो ये तो भाई हमारा बिस्मथ है। कौन है, बिस्मथ। इसका एटॉमिक वेट 208 ही है। फिर से मैंने रिमूव करवाया एक और बीटा पार्टिकल, तो वही पुरानी बात, एटॉमिक वेट में, एटॉमिक नंबर में एक अंक जुड़ जाएगा, तो ये 84 हो जाएगा। ये तो पोलोनियम बन गया भैया 208। तो अब आप मुझे बता देना, आप बता देना ये दोनों का रिलेशनशिप, ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, ये आप मुझे कमेंट कर देना। दूसरी प्रॉपर्टी का आंसर कमेंट में से लिखना, प्रॉपर्टी 1 आंसर इज, प्रॉपर्टी 2 आंसर इज, प्रॉपर्टी 3 आंसर आप ही देना, आंसर आप ही देना। और आपकी बुक में भी लिख लेना भैया, ये जो हमने ब्लैंक छोड़ी है ना, वो आपकी बुक में भी लिख लेना। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ रिमूवल ऑफ ओनली 1 अल्फा पार्टिकल, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल रिमूव करने से हमें क्या मिलता है, अल्फा पार्टिकल गिव्स दिस, ये हमें क्या देता है, तो कि भैया सिर्फ कॉमन बात ZA, मैंने इसमें से रिमूव करवा दिया
एक अल्फा पार्टिकल भैया, क्या रिमूव करवाना है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यानी कि 4He2, एक हीलियम रिमूव करवा दिया। तो X यहाँ पे आएगा Z-2 और यहाँ पे आएगा A-4। ये दोनों का रिलेशनशिप आपको चेक करना है। चलो मैं इसका चलो ना एक आंसर दे देता हूँ, एक का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, समझना। मैंने ले लिया लिथियम 37, इसमें से मैंने एक हीलियम रिमूव करवा दिया -4He2, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल ही है ना, एक अल्फा पार्टिकल रिमूव करवा दिया। अल्फा पार्टिकल रिमूव करवाओगे तो यहाँ 3 में से 2 चला गया तो 1, तो 1 किसका एटॉमिक नंबर है? तो कि भैया हाइड्रोजन का है। 4 एटॉमिक मास डिक्रीज कर दीजिए, 3 आ गया। ये दोनों का चेक करना है रिलेशनशिप। आइए चेक करते हैं। दोनों के क्या टॉप सेम है? नहीं है। दोनों के क्या बॉटम सेम है? अरे भैया वो भी बॉटम भी सेम नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है। कौन सी है? तो कि भैया मैं दोनों के है ना न्यूट्रॉन फाइंड करता हूँ। क्या फाइंड करता हूँ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A-Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या आएगी? 7 - 3। इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे भैया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे यहाँ 3 - 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें आ गई है 2, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गई है 4। तो भैया ये तो सही नहीं हुआ, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है, इसका मतलब आइसोटोन भी नहीं है, ये एक दूसरे के आइसोटोन तो नहीं है। तो चलो इसको अब मैं हटा दूँ, दूसरी चेक करते हैं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बची है? आइसोटोपिक नंबर भैया बच गया हमारा। क्या बच गया? आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो कि सिंपल बात, A-2Z कर दो, यहाँ पे भी A-2Z कर दो, आपको मिल जाएगा आइसोटोपिक नंबर A-2Z। A क्या है यहाँ पे? तो कि भैया 7 है, 2 एज इट इज, Z यानी कि 3 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे A एटॉमिक मास 3 है, 2 एज इट इज, Z यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है। इसका आंसर ले आओगे 7 - 6, फाइनल आंसर क्या होगा? 1। इसमें भी 3 - 2, फाइनल आंसर क्या होगा? 1। देख लियो, दोनों का आंसर आया 1, दोनों का आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आइसोडायाफर्स है। क्या है? दोनों एक दूसरे के आइसोडायाफर्स है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, कहाँ? इधर। इट गिव्स क्या देंगे हमें भैया? सिर्फ अल्फा पार्टिकल रिमूव करवाने से हमें मिलता है आइसोडायाफर्स। मुझे मिल गया आइसोडायाफर्स। तो ये भैया सिंपल बेसिक बातें थी, अगले लेक्चर से मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो देखते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।